तो दूसरा उच्चारण स्थान हमारा यहाँ पे है, हम उच्चारण स्थान देख रहे हैं। उसमें अ का उच्चारण स्थान हम लोगों ने देखा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अ मतलब अ के 18 भेद, लेकिन अ के 18 भेद यहाँ पे सामान्य व्याकरण में हम इस्तेमाल नहीं करते। सामान्य व्याकरण में और आ होता है, तो थोड़ा इजी करने के लिए हम और आ ही लेते हैं, लेकिन अपने विचार दिमाग में, अपने मन में ये ख्याल पक्का करना है कि अ कहने के बाद अ के सारे भेद आ गए यहाँ पे, जो हमने इससे पहले देखे हैं। कु मतलब क का पूरा वर्ग, क ख ग घ ग, ख, और विसर्जनीय मतलब भी विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशानाम तालु, ई मतलब ई के सारे 18 भेद। 18 भेद, हम 18 भेद आज तो उपयोग में लाते नहीं है, तो ई और रस्व ई और दीर्घ ई, ये दो भेद हम लोग ने लाए। चू का मतलब है च का पूरा वर्ग, च छ ज झ य श, इन सभी का तालु है, इस वजह से हम उसको तालव्य कहते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, रू के 18 भेद। टू मतलब ट का वर्ग, ट ठ ढ ढ ण, र और श इन दोनों का मूर्धन्य है, तो उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लृतु लसानाम दंतः, लृ हमें पता है लृ का दीर्घ ना होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ रस्व लृ हमें दिया गया है। तू मतलब ट के पूरा वर्ग, त थ द ध न, ल और स इनका दंत है। और उपु पद्मायनाम, उ का मतलब उ और दीर्घ उ के 18 भेद। पु का मतलब होता है प वर्ग, प फ भ भ म। और उपदमानीय ये अलग प्रकार का विसर्ग है, इसका उपयोग हम आगे देखने वाले हैं, वो बहुत कम जगह पे उपयोग में आया लाता होता है, इस वजह से उसके बारे में विचार करने की अभी जरूरत नहीं है। इन सभी का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, तो ये ओष्ठ्य है। ये हमारे मुख्य वर्गीय व्यंजन हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला यम गणनानाम नासिका, यम गण न, हे जे सगळे शेवटचे अनुनासिका आहेत, वर्गीय व्यंजनामधली 5वी व्यंजन आहेत, त्यांचं उच्चारण स्थान नासिका आहे। आता इथे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की यचं एक उच्चारण स्थान, आपण जर बघितलं यचं उच्चारण स्थान काय दिसतंय आपल्याला, क ख, आपण समजा य बद्दल बघितलं तर यचं उच्चारण स्थान एक तालू सुद्धा आहे, आणि दुसरं ते अनुनासिक असल्यामुळे नासिका सुद्धा आहे। त्याच्यामुळे ही जी अनुनासिका आहेत ह्यांचे 2-2 उच्चारण स्थान आहेत। नासिका तर कन्फर्म आहे, कारण त्यांचं नावच दिलेलं आहे अनुनासिक, त्याच्यामुळे नासिका तर आहे, पण त्याबरोबर त्यांचं रिस्पेक्टिव्हली जे जे स्थान आहे, म्हणजे ग च कंठ आहे, य च तालू आहे, किंवा ण च मूर्धा आहे, न च दंत आहे, आणि म च ओष्ठ आहे, ते सुद्धा उच्चारण स्थान आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचे, कंसिडर करायचे। इस वजह से यमगणना नाम नासिका, यमगणन, ये जो 5 अनुनासिक है उनके 2 उच्चारण स्थान है, उनके रिस्पेक्टिव उच्चारण स्थान है, साथ में नासिका भी है। आगे जाके उन्होंने बोला है एदई तोहो, एदई तोहो मतलब ए और ऐ, ए और ऐ ये दोनों जो है, ये दोनों कंठ तालु है। कंठ तालु क्यों है, क्योंकि ये जो ए है या ऐ है, एक प्रकार का संयुक्त स्वर, आज के सामान्य व्याकरण में हम लोग उसको संयुक्त स्वर ऐसे कहते हैं, जो अ और ई से बना है। तो अ का स्थान है कंठ, ई का स्थान है तालु, तो इन दोनों को मिला के क्या होगा, कंठ तालु, और इस वजह से ए क्या बना, कंठ तालु। ऐ कैसे बना है, तो अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ, तो यहाँ पे भी वो भी कंठ तालु हो गया। तो ये दोनों स्वरों के मिलन से बने, दोनों स्वरों के एकत्रीकरण से बने, इस वजह से उनका उच्चारण स्थान 2 है। जो बात ए और ऐ की है वही बात ओ और औ की है। ओ कैसे बना है, अ प्लस उ बराबर ओ बनता है, तो अ का कंठ और उ का ओष्ठ दोनों का एक करेंगे तो कंठोष्ठ। औ भी उसी प्रकार से है, अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ। ये होने की वजह से संयुक्त स्वर हम सामान्य व्याकरण में उसे कहते हैं, और ये होने की वजह से उनका उच्चारण स्थान 2 आता है। अभी आपके मन में फिर सवाल आएगा कि ये तो क्या बाजू में दिया है। ये त देने का कारण ये है कि ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं है, ये दोनों का उच्चारण स्थान एक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ए और ऐ, उनका उच्चारण स्थान एक होने के बावजूद भी ये सवर्ण नहीं है। आगे जाके उसका कारण हमें धीरे धीरे पता चलेगा। उसी तरह से ओ और औ के बारे में भी है, ओ आणि औ हे दोन्ही एकमेकांचे सवर्ण नाही, त्यांचं उच्चारण स्थान एक आहे, बरोबर आहे 100%।
तरी सुद्धा ते एकमेकांचे सवर्ण नाही. ह्याचं कारण आपल्याला गुणसंधी आणि वृद्धी संधी करताना वेगळं लागतं. गुणामध्ये फक्त ए घेतो, वृद्धीमध्ये फक्त ऐ घेतो. गुणामध्ये फक्त ओ घेतो, वृद्धीमध्ये फक्त औ घेतो. ह्यामुळे त्यांना वेगळं मानलेलं आहे. हे त्याचं कारण आहे. इथपर्यंत झालं. नंतर म्हटलंय वकारस्य दंतोष्ठम. वकार मधला जो व आहे तो दंतोष्ठ आहे. त्याचं एक सेपरेटच दिलेलं आहे त्यांनी, तर आपण ते लक्षात ठेवायचंय. अ दंत ओष्ठ. आणि नासिका, अनुस्वार कुठून उच्चारला जातो? नासिका, नाकातनं उच्चार केला जातो. इस वजह से जितने भी अनुनासिक है, इन सभी अनुनासिका का उपयोग हम कहाँ से करेंगे? नासिका से करेंगे. अनुनासिक स्वरों में भी होते हैं, स्वर भी अनुनासिक होते हैं. और यम गण न, ये जो अनुनासिक है व्यंजनों में, इन सभी का उच्चार नासिका, नाक से होगा. इस वजह से उन्होंने उच्चारण स्थान दिया है नासिका अनुस्वारस्य. अनुस्वार मतलब अम. तो यहाँ पे आपको विसर्ग के बारे में भी पता चल गया कि ये जो विसर्ग है, जिसको हम विसर्जनीय कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान कंठ है. और अनुनासिक, ये दो चीजें जो है अम और आहा, हमें पाणिनीय माहेश्वर सूत्र में नहीं मिलते हैं, वो बाहर है. और इस वजह से उसको अयोगवाह कहा जाता है. अयोगवाही शब्द का अर्थ है जो पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, लेकिन वर्णमाला में उसका इस्तेमाल करना होता है, हम रोज भाषा में उसका उपयोग करते हैं, तो उसको कहा गया है अयोगवाह, जिसे हम आज के भाषा में स्वराश्रित ऐसे भी कहते हैं. तो उनका उच्चारण स्थान भी हमें पता चल गया. यहाँ पे ये पूरा अगर हम याद रखेंगे तो हमें सवर्ण किसे कहना है उसकी पहली कंडीशन पता चल गई. कौन सी कंडीशन? हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे. तो पीछे आते हैं. हाँ, आस्यम के बारे में हम लोग जान रहे थे. आस्यम का मतलब होता है उच्चारण स्थान. अ और आ को मैं सवर्ण तब मानूंगा जब उनके एक तो उच्चारण स्थान सेम हो और दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न सेम हो. उच्चारण स्थान तो मुझे पता चल गया. और आ का उच्चारण स्थान एक ही है, कंठ है. देखिए, ई और ई का उच्चारण स्थान एक ही है, तालव्य है, तालु है. उ और उ का उच्चारण स्थान एक ही है, मूर्धा है. रु और रु का उच्चारण स्थान एक ही है, दंत है. बराबर. तो इस प्रकार से मूर्धा है. तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि दोनों का उच्चारण स्थान, मतलब हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई. लेकिन सिर्फ पहली कंडीशन पूरी होके नहीं चलेगा, हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए. और वो दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी शर्त है अभ्यंतर प्रयत्न. तो हम अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको ऊपर एक संस्कृत की लाइन दी जाती है जो दिखती है, और आप कभी अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वो बोल्ड कलर में होती है. उसको हम वार्तिक ऐसे कहते हैं. वार्तिक किसने लिखा? तो महर्षि पाणिनि के कुछ साल बाद, 100-200 साल बाद, वररुचि कात्यायन नाम के मुनि आए. उनको कुछ एडिशनल रूल बताने की जरूरत हुई, क्योंकि भाषा में परिवर्तन हो चुका था. अगर वो एडिशनल रूल ना बताते तो कोई प्रॉब्लम हो जाता संधि करते वक्त या अलग अलग प्रोसेस करते वक्त. इस वजह से उन्होंने कुछ एडिशनल रूल बताए. पाणिनि के रूल को क्रॉस नहीं किया, लेकिन एडिशनली अपने मन के विचार उन्होंने ऐड किए. उसको वार्तिक कहा जाता है. वो वार्तिक दिया है रुद्रु वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम. यहाँ पे वो ऐसे कहते हैं कि ये जो रू है और लृ है, इन दोनों को आप सावर्ण्य मतलब सवर्ण मानो, वाच्यम मतलब मानो. क्यों मानो? मिथः, मिथः मीन्स परस्पर, टू ईच अदर. रू एंड रू आर सवर्ण टू ईच अदर. वो दोनों मिथः, एक दूसरे के परस्पर, एक दूसरे के सवर्ण हैं. हमें ये अलग लगा. क्यों? क्योंकि अगर हम उनके उच्चारण स्थान देखेंगे तो रू का उच्चारण स्थान तो मूर्धा है और लृ का उच्चारण स्थान दंत है. दोनों का उच्चारण स्थान मतलब आस्यम एक है ही नहीं. तो हम क्यों उनको सवर्ण माने? सवर्ण एक्चुअली वो नहीं है. रू और लृ एक्चुअली में देखा जाए सवर्ण नहीं है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान अलग है. एक का मूर्धा है, दूसरे का दंत है. लेकिन फिर भी हमें कहीं कहीं जगह पे, जैसे हम आगे जाके कुछ संधि पढ़ रहे हैं, गुण संधि करनी है, हमें वृद्धि संधि करनी है, तो ऐसी अवस्था में हमें रू और लृ को एक मानना होता है. क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं मानेंगे तो संधि करने में कठिनाई होगी. हमारी संधि या हमारे जो अलग अलग व्याकरण के रूप है वो तैयार नहीं हो पाएंगे अगर हमने उन दोनों को सवर्ण नहीं माना तो. और इसी वजह से वररुचि कात्यायन जी को ये अलग वार्तिक करना पड़ा. जो एक दूसरे के सवर्ण ओरिजिनली नहीं थे, उनको मानना पड़ा. ये एडिशनल रूल है, एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है. लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो संधि नहीं हो पाएगी. तो इस वजह से उन्होंने ऐसे एक एडिशनल अमेंडमेंट किया
एक थोड़ा बदलाव किया और बोला कि इन दोनों को आप सवर्ण मान लीजिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी एक वार्तिक होता है, बहुत कम सूत्रों के अंदर वार्तिक है, सभी सूत्रों के लिए वार्तिक नहीं है। तो वार्तिक का मतलब होता है कुछ एडिशनल रूल, जहाँ जब एडिशनल रूल बताने की जरूरत है वहां पे वररुचि ने बताया है, बाकी जगह पे नहीं बताया है। मतलब यहाँ पे हमें पूरी तरह से आस्यम के बारे में पता चला। अभी हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो आस्यम के बाद हम बढ़ रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न। दोनों समान होने चाहिए ना, आस्यम तो पता चल गया दोनों का समान है, रू और लू के बारे में भी जान लिया कि चलो मान लो उनको सवर्ण है, तो अभी उनके आभ्यंतर प्रयत्न भी देख लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न भी समान होने चाहिए, दोनों कंडीशन अगर समान है तभी वो एक दूसरे के सवर्ण हो गए। पहली कंडीशन तो ओ और आ के बारे में हमने देखा, दोनों का उच्चारण स्थान तो एक ही है, दोघांचं उच्चारण स्थान एकच आहे। म्हणजे पहिली अट माझी पूर्ण झालेली आहे, 50% माझं काम पूर्ण झालं, आता राहिलेलं 50% पण क्रॉस चेक करायचंय। 100% लागलं तरच ते योग्य है, नाहीतर नहीं, 50% नहीं। एक कंडीशन के ऊपर काम नहीं होता है, दोनों कंडीशन चाहिए। तो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न के बारे में मैंने कहा कि एफर्ट्स, किसी भी वर्ण का उच्चार करने के लिए आप अपने मुंह के अंदर किस प्रकार के बदलाव करते हैं, तुम्ही काय प्रयत्न करता, काय मेहनत घेता ते उच्चार करण्यासाठी, काय बदल करता तोंडामध्ये। तो ये जो बदलाव है, ये जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। अपने मुंह के अंदर के प्रयत्न, एफर्ट्स, इंटरनल एफर्ट्स, वो 5 प्रकार के हैं। कौन से है उसके लिए उन्होंने लाइन दी है, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत, भेदात। उनके 5 भेद, 5 प्रकार, 5 टाइप है। सबसे पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट प्रयत्न मतलब स्पर्श, जहाँ पे स्पर्श होता है उसको कहते हैं स्पृष्ट। किसमें, किसके उच्चारण में स्पर्श होता है, तो क से लेकर म अवसाना, कादयो म अवसाना करके है, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उसी को हमने आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में दिया है। कादयो मावसाना मतलब क्या, तो हमारे नॉर्मल बाराखड़ी में क से लेकर म तक, मतलब ये जो हमारी वर्णमाला है, तो ये जो वर्गीय व्यंजन है तो क से स्टार्ट करेंगे, म पे खत्म करेंगे। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि उसके उच्चार करने के लिए देखिए, आपको जीभ जो है, आपकी जिह्वा अलग अलग जगह पे टच होती है। कहाँ पे वो दांत को टच होगी, कहीं पे वो मूर्धा को टच होगी, कहीं पे वो तालू को टच होगी। प का उच्चार करने के लिए 2 ओठ एक दूसरे को टच करेंगे, बराबर। तो मतलब ये जो है, इन सभी के उच्चारण करने के लिए हमारे मुंह के अंदर के जितने भी अवयव है, जितने भी माउथ ऑर्गन्स है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। कहीं ना कहीं जीभ, ओठ, कंठ, ये सभी का एक जगह पे एक दूसरे के साथ स्पर्श होता है, और इसी वजह से हम उन्हें कहते हैं स्पृष्ट प्रयत्न। तो सबसे पहला प्रयत्न हमें समझ में आया, जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन का प्रयत्न होता है स्पृष्ट। तो क से लेकर म तक हो गया। उसके आगे क्या होता है बाराखड़ी में, या फिर हमारे माहेश्वर सूत्र में, य र ल व, उसे अंतस्थ ऐसे भी कहा जाता है। ये उसका व्याकरण शास्त्रीय नाम है। य व र ल को अंतस्थ या अर्धस्वर ऐसे भी कहा जाता है, जिसको, जो हमें यण प्रत्याहार में मिलता है। हय वरट लण, उसमें से ह निकाल देंगे तो य वरट लण, ये जो है यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा सारी बातें। तो ये इनका प्रयत्न है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट का मतलब होता है स्लाइटली टच, थोड़ा सा टच। ईषत् का मतलब होता है थोड़ा सा, किंचित, अल्प, तो थोड़ा अल्प टच, थोड़ा सा टच, थोडासा टच होतं। य व र ल बोलताना, क ख ग घ बोलताना जेवढी माझी जीभ एक दुसऱ्यांना टच होते, तेवढी टच इतर या ठिकाणी होत नाहीये। कंपेयर करून आपण बघू शकतो कि क ख ग घ घ च छ ज झ ये बोलते वक्त मेरी हवा भी, मेरे मुंह से हवा भी बहुत ज्यादा बाहर निकलती है, एफर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, और जीभ के ऊपर, जिह्वा के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर होता है, अलग अलग जगह पे बहुत स्पर्श करती है। कंपेरेटिवली य व र ल में वो हवा का बहाव भी इतना नहीं है, प्रेशर भी इतना नहीं है, और टच भी बहुत स्लाइटली टच करती है, थोड़ी हल्की सी टच करती है। क ख ग के कंपैरिजन में कम है, इस वजह से उसको कहा गया है ईषत् स्पृष्ट, थोड़ी सी टच करना, थोड़ा सा स्पर्श होना। तो य व र ल हो गया। उसके बाद क्या आता है, शल। शल एक प्रकार का प्रत्याहार है। 13 और 14 माहेश्वर सूत्र, श श सर हल, इसमें हमें श श स और ह, ये 4 वर्ण मिलते हैं। उन्हें हम उष्माण कहते हैं। उष्माण का मतलब होता है बहुत ज्यादा उष्मा, बहुत सारी ऊर्जा। तो उसके उच्चारण करने के लिए आपको थोड़ा सा, आपका मुंह जो है
थोड़ा ओपन करना पड़ता है, स्लाइटली ओपनिंग। तो श, श, स, ह, उसके उच्चारण के लिए मुंह थोड़ा सा ओपन है। मुंह ओपन होने की वजह से उसको कहा गया है ईशित, ईषद विवृत, किंचित ओपन, स्लाइटली ओपन। आगे है हमारे सारे व्यंजन, हमारे देखिए यहाँ पे खत्म हो गए। व्यंजनों के 3 प्रयत्न हम लोगों ने देखे। उसके बाद है स्वर। तो जितने भी स्वर है अच नाम के प्रत्याहार में आते हैं, पहले 4 माहेश्वर सूत्र, अयोंडरुलुक, एयों, अयौच, ये सारे स्वर है। और स्वरों का प्रयत्न होता है विवृत। विवृत का मतलब होता है कंप्लीट ओपनिंग ऑफ माउथ। जब आप आ, ई, ये जितने भी स्वर बोलते हैं तो आपका उच्चार या फिर आपका मुंह जो है, आपका कंठ जो है, वो अंदर से खुल जाता है पूरी तरह से, और इस वजह से उन सभी का उच्चार हम विवृत करते हैं। और एंडिंग में ये जो समृत है, ये सिर्फ एक अ के लिए, ह्रस्व अ के लिए सिर्फ बना हुआ प्रयत्न है। आप कंपेयर करेंगे अ, आ, ई में, तो अ के लिए थोड़ा सा मुंह का उच्च प्रयत्न अलग है और बाकी आ, ई, उ के लिए अलग मिलेगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ अ के साथ है। इस वजह से अ जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जब उसका प्रयोग करते हैं, तो आपका मुंह पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, थोड़ा सा ही ओपन होता है। इस वजह से उसको समृत कहा गया है। अ का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त प्रयत्न कौन सा है? समृत है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऐसे एक नियम दिया कि प्रोनाउंस करते वक्त आप उसको समृत मानो, लेकिन जब आप ग्रामर के प्रोसेस करेंगे, जब आप संधि करेंगे, सवर्ण दीर्घ संधि, बाकी के कोई कार्य करेंगे, तो आपको उसको समृत नहीं मानना है। आपको इनको बाकी के अच के साथ में विवृत मानना है, क्योंकि अगर हम उनको अलग मानेंगे तो उनका उच्चारण स्थान अलग हो जाएगा, प्रयत्न अलग हो जाएगा। प्रयत्न अलग हो जाएगा तो अ और आ एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो पाएंगे, और ये प्रॉब्लम हो जाएगा फिर सवर्ण दीर्घ संधि में। और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे बोला कि अ को भी विवृत मानो, ताकि आ के साथ वो मैच हो जाए और आपका सवर्ण बन जाए। तो दोनों में ये अ के लिए सिर्फ एक अलग रूल है। ह्रस्व अ जो है वो समृत है एक्चुअली प्रोनाउंस करते वक्त, लेकिन ग्रामर करते वक्त, संधि करते वक्त या बाकी कोई प्रक्रिया करते वक्त हमें उन्हें बाकी के स्वरों के साथ विवृत ही मानना है, ताकि हमारी सारी प्रक्रिया इजीली सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो एक्चुअली ये समृत है, लेकिन ग्रामर में उसको विवृत मानना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आभ्यंतर प्रयत्न भी देखे। तो और अगर ये दोनों कंडीशन, फिर से हम हमारे ओरिजिनल स्लाइड पे जाते हैं, कि अगर ये दोनों प्रयत्न अगर आपके समान है तो आप उनको क्या कहेंगे? एक दूसरे के सवर्ण कहेंगे। अभी चलो क्रॉस चेक करके देखते हैं कि सचमुच एक दूसरे के सवर्ण है क्या। तो और आ के बारे में देखते हैं। और आ का प्रयत्न, और आ क्या आस्य उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। मतलब 50% पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और आ का अभी आभ्यंतर प्रयत्न भी मान लीजिए, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बोला इन दोनों विवृत मानना है प्रक्रिया करते वक्त, बराबर। और इसी वजह से दोनों का उच्चारण स्थान भी एक है, कंठ है। दोनों का प्रयत्न भी हमें विवृत मानना है, तो हो गए वो एक दूसरे के सवर्ण। उसी तरह से ई और ई को भी मान लेते हैं। ई और ई का उच्चारण स्थान देख लीजिए क्या है? तालु है। और उनका प्रयत्न, सारे स्वरों का प्रयत्न तो एक ही है, कौन सा? विवृत। तो प्रयत्न भी एक है, उच्चारण स्थान भी एक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? उनको सवर्ण मानेंगे। वही बात उ और उ की। और रू और लू के बारे में तो उन्होंने यहाँ पे ऊपर रूल ही दे दिया है। कौन सा रूल दिया है? कि दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, मान्य है। एक का मूर्धा है और दूसरे का दंत है, लेकिन फिर भी आगे जाके संधि करने में प्रॉब्लम ना हो, ग्रामर की प्रक्रिया में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से उनको आपको कंपलसरी मानना पड़ेगा सवर्ण। एक्चुअली में वो सवर्ण नहीं है। तो इस वजह से हम जो आगे जाके सवर्ण दीर्घ संधि अलग अलग प्रक्रिया देखते हैं, तो उसमें सवर्ण ये शब्द जो होता है उसके लिए हमने एक नियम देखा। ये नियम, 2 नियम अगर आपके पूरी तरह से फुलफिल हो रहे हैं, आस्यम भी एक है, आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है, तो इन दोनों को हमें क्या मानना है? इन दोनों को हमें सवर्ण मानना है। ये हमारा यहाँ पे पूर्ण हो गया। और अभी आपके मन में सवाल आएगा, फिर अ और क एक दूसरे के सवर्ण है क्या? तो आप ही बताइए। नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अ और क उनका स्थान तो एक ही है, कंठ। बिल्कुल सही है, 50% कंडीशन फुलफिल। अ और जो बाजू में जो वर्ण दिया है क ख ग घ ह, ये जो वर्गीय व्यंजन है उनका स्थान मतलब 50% प्रयत्न तो सेम है, लेकिन क्या उनका आभ्यंतर प्रयत्न सेम है क्या? देखिए, क का प्रयत्न स्पृष्ट है, फर्स्ट प्रयत्न है, और आ का प्रयत्न तो अलग है।
मतलब स्वर और व्यंजन एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते। ये भी हमें यहाँ पे पता चला। मेरे ख्याल से आपके पास सिर्फ 7 या 8 मिनट है, तो हमें फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। सेम आईडी है, आपको पता है, हम रिज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सवर्ण, ये जो सबसे मेन कंसेप्ट है, जो बहुत बड़ी थी, उसके लिए हमें 2 बातें कंपेयर करनी पड़ी, वो यहाँ पे हो गए। अभी यहाँ पे हमें पता चला कि सवर्ण किसे कहना है। तो ये जो अगला सूत्र है, ये हमें एक्चुअली उसका यूज बताता है कि उसमें से क्या लो और क्या मत लो। हमें पहले तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र ने बताया और आ एक दूसरे के सवर्ण है, लेकिन फिर लेते वक्त हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है संधि करते वक्त। कभी कभी मुझे सिर्फ ह्रस्व अ की जरूरत है, कभी कभी मुझे सिर्फ दीर्घ आ की जरूरत है, तो मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, ग्रहण क्या करूँ, इस वजह से उसको ग्रहणक सूत्र बोला गया है। ग्रहणक सूत्र क्यों बोला? क्योंकि उनका क्या ग्रहण करना है। यस, ठीक है। ओके मैम। स्वर और व्यंजन एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि उनका आस्यम एक ही है। प्रयत्न, आस्यम मतलब अंदर के उच्चारण स्थान एक ही है, लेकिन प्रयत्न दोनों का अलग है। दोनों का प्रयत्न, क का प्रयत्न आप ऊपर देख सकते हैं, क का प्रयत्न स्पृष्ट है, लेकिन और आ का प्रयत्न कौन सा है? विवृत है। तो पहली कंडीशन तो आपको फुलफिल हो गई, बराबर ना। अ और आ के बारे में देख लीजिए, अ और क, अ आ और क, अ और क, उनका उच्चारण स्थान कंठ है। 50% कंडीशन फुलफिल। बची हुई 50%, दूसरी जो कंडीशन है, ये पूर्ण हो रही है क्या? नहीं हो रही है, क्योंकि क का उच्चारण स्थान, क का प्रयत्न स्पृष्ट है, लेकिन स्वर मतलब और आ का प्रयत्न अलग है। तो दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन पूर्ण ना होने की वजह से हम उनको सवर्ण नहीं मान सकते। अभी उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरह से उसका प्रयोग होता है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ने हमें बताया कि एक दूसरे के सवर्ण क्या होते हैं, और आ एक दूसरे के सवर्ण, ई और ई, उ और उ, रू रू और लू, ये सारे एक दूसरे के सवर्ण, ये हमें पता चल गए। लेकिन अभी क्या लेना और क्या नहीं लेना, ये आपके मन में फिर सवाल आते हैं। कभी कभी मुझे लगता है सिर्फ ह्रस्व, कभी कभी मुझे सिर्फ आ चाहिए दीर्घ, तो मैं कौन सी बात लूँ, ये बताने के लिए ग्रहण किसका करूँ, इसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया, उसके बोलते हैं ग्रहणक शास्त्र। और वो सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम 1169। 1 मतलब पहला अध्याय, बराबर ना, पहला नंबर अध्याय का, दूसरा नंबर पाद का, तो पहले अध्याय का पहला पाद का सूत्र है। क्या है उसको पूरा हम संधि विच्छेद कर देते हैं। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, उसको ग्रहणक शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि क्या लेना है, किसका ग्रहण करना है, किसका नहीं करना है, ये बताते हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 शब्दों के बारे में जानेंगे। हाँ, तो हमें यहाँ पे देखना है कि सवर्ण किसे कहते हैं। तो पहले 3 शब्दों के बारे में हम जानते हैं। 3 शब्द, अण, सवर्ण और अप्रत्यय। इसके लिए आपको ये सामने स्लाइड देख लीजिए, ये स्लाइड ऑलरेडी हमें पता है। जब हम कहते हैं तो अ के 18 प्रकार हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिए। वही प्रकार ई का भी है, वही प्रकार उ का भी है, वही प्रकार लृ और रु का भी है। तो जब हम कहते हैं सिर्फ तो सिर्फ ये केवल कहने के बाद के आप सारे 18 प्रकार लेते हैं, क्योंकि ये सारे उसी के भेद है। लेकिन अगर उसके बाजू में तो ऐसे प्रत्यय दिया जाए और अथ ऐसे बोला जाए, तो आप अ के 18 प्रकार नहीं लेंगे, आप सिर्फ ह्रस्व अ लेंगे। और ह्रस्व अ के ये यहाँ पे जितने भी प्रकार आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको अथ ऐसे कहा है, तो आप अथ कहने के बाद अ के 18 प्रकार नहीं लेंगे,
क्यों? क्योंकि उसके बाजू में त नाम का एक प्रत्यय लगाया। तो अप्रत्यय का ये अर्थ है कि अगर के बाजू में प्रत्यय नहीं है, वो अप्रत्यय है, तो कहने के बाद के 18 प्रकार ले लीजिए, ई कहने के बाद ई के 18 प्रकार, ऊ कहने के बाद ऊ के 18 प्रकार, रू, रूल, रू, इन सभी के जितने भी प्रकार हैं, आप ले सकते हैं। कब? जब उसके बाजू में त नहीं होगा, सिर्फ होगा, सिर्फ ई होगा, ऊ होगा, रू होगा, लृ होगा, तभी। लेकिन अगर उन्होंने उसके बाजू में त ऐसे लगाया है, तो आप सिर्फ और मतलब क्या? मतलब ह्रस्व, ये ह्रस्व के जितने भी 6 प्रकार है, वही लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में त लगाया हुआ है। तो त एक प्रकार का प्रत्यय हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्रत्यय है, तो हमें सिर्फ जितना सामने दिख रहा है वही लेना है। जिसके बाजू में त लगाया जाता है, तो वो जितना भाग है वही लेना है। दूसरा उदाहरण अगर ले तो आत ऐसे आपको कहा जाएगा। अगर आपको आत कहा है, तो आप के सारे भाग नहीं लेंगे। आ कहने के बाद आ तो दीर्घ में आता है, तो दीर्घ के जितने भी 6 प्रकार है, हम वही लेंगे। उसी तरह से आपको प्लूतो, ये 3 ऐसे करके त अगर कहा गया, तो ये जो प्लूतो के जो 3 प्रकार है, वही लेंगे। क्यों ऐसा लेना है? क्योंकि उसी सभी के बाजू में त नाम का प्रत्यय है। तो हमें क्या लेना, क्या नहीं लेना, एक क्लियर हो गया। अगर सिर्फ कहा गया तो के 18 प्रकार लेने हैं, लेकिन कहा गया तो ह्रस्व सिर्फ लेना है। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में प्रत्यय है। इसको कहते हैं अप्रत्यय। अगर अप्रत्यय है, प्रत्यय नहीं है, तो पूरे 18 प्रकार ले लो। और अगर प्रत्यय तो लगाया हुआ है, तो उसके जितने भाग आपको सामने दिख रहा है, उतना ही भाग आपको लेना है। कहने के बाद लेना है, के 6 प्रकार लेने हैं। आत कहने के बाद आ के 6 प्रकार, दीर्घ के ही 6 प्रकार लेने हैं, ह्रस्व और प्लुत नहीं लेना है। और अत कहने के बाद आपको सिर्फ उसके प्लुत प्रकार लेने हैं। तो वही भाग यही बात हमारी के लिए अप्लाई होती है, ई के लिए होती है, ऊ के लिए होती है। अभी रू और लृ के लिए क्या है? तो हमने थोड़ी देर पहले जाना कि रू और लृ इन दोनों को तो सवर्ण माना गया है। तो रू के 18 प्रकार हमने लास्ट लेक्चर में देखे, और उसी का सवर्ण लृ भी है। तो लृ के 12 प्रकार, 18 और 12 की टोटल करेंगे तो 30 आएगी। तो इस वजह से जब हम रू बोलेंगे, सिर्फ रू, तो यहाँ पे हमें रू के 30 प्रकार लेने पड़ेंगे। क्यों 30 प्रकार? क्योंकि सिर्फ रू कहने के बाद रू के 18 प्रकार भी आ गए, लृ के 12 प्रकार भी आ गए। उसी तरह से अगर मैं लृ कहूँ, तो लृ के भी मुझे 30 प्रकार लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें दोनों कंसिडर होते हैं, रू भी होता है, लृ भी होता है। और अगर उसके बाजू में जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा त लगाया गया, तो आप सिर्फ ह्रस्व ले लीजिए। अगर उसके बाजू में त लगाया गया, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर लगाया गया तो आप सिर्फ ह्रस्व लृ ले लीजिए। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण होने की वजह से हम उनके 30 प्रकार लेंगे। और एच के बारे में पता चल गया, ए ऐ ओ औ, उसके 12 प्रकार है। ए के 12 प्रकार, ऐ के 12 प्रकार, ओ के 12 प्रकार, औ के 12 प्रकार। अगर सिर्फ ए कहा गया, तो